ये फिल्म एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी आपको कभी भी हार न मानने के लिए मजबूर कर देगी। सिनेक्राफ्ट एक्सप्लेनिंग अलाइव। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम है कार्लितोस पाएस। वो कहता है, आज से 20 साल पहले जो हुआ था उसे मैं कभी नहीं भूल पाया और ना ही बाकी बची हुई जिंदगी में कभी भूल पाऊंगा। और इसके बाद कहानी 20 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है और तारीख होती है 13 अक्टूबर 1972। यहाँ दिखाया जाता है कि एक प्लेन में स्टेला मारिस कॉलेज की ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी टीम एक मैच खेलने के लिए चली जा रही है। इनका प्लेन एंडीज पहाड़ के ऊपर से जा रहा होता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। और फिर अचानक से प्लेन में एक झटका लगता है जिससे सारे लोग सतर्क हो जाते हैं और एक के बाद एक बहुत सारे झटके लगते हैं और पता चलता है कि इनका प्लेन अब कंट्रोल में नहीं है। अब पायलट भी समझ जाता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है और तभी प्लेन का राइट विंग पहाड़ी की एक चोटी से टकरा जाता है और प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो जाता है और कुछ लोग प्लेन से गिर भी जाते हैं। अब प्लेन क्रैश हो चुका है और प्लेन बहुत तेजी से घिसटते हुए एक चट्टान से टकराता है, जिससे फिर से सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे बहुत से लोग घायल हो जाते हैं और जो 7 लोग प्लेन से गिर जाते हैं और वो भी नहीं बच पाए, उन सबकी मौत हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हैं। जो लोग ठीक होते हैं वो घायल लोगों की मदद करते हैं। किसी के सिर पर चोट लगी है, किसी का पैर कट गया है, किसी के हाथ में चोट लगी है। और इस प्लेन में जो 2 कप्तान होते हैं उनमें से एक पायलट की मौत हो जाती है और एक बहुत बुरी तरह से घायल होता है। वो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। अब उसके पास एंटोनियो और कैनिसा आते हैं। वो अब किसी भी तरह से पायलट के रेडियो से ऑपरेटर को कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो ऑपरेटर को अपनी सही लोकेशन बता सकें, जिससे उनके पास मदद पहुंच सके। लेकिन रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। मतलब अब ये लोग किसी भी तरह से किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे और कुछ ही देर में पायलट की भी मौत हो जाती है और साथ में 4 और लोगों की भी जान चली जाती है। मतलब अब कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी जो लोग बचे होते हैं उनको पूरा विश्वास होता है कि कल सुबह जरूर यहाँ रेस्क्यू टीम आएगी और हमें बचा लिया जाएगा। अब रात होने वाली है और कैनिसा सबको बोलता है कि हम प्लेन के सीट कवर को निकालकर इन्हें कंबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन रात में ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री कम हो गया है। यहाँ पर जिन लोगों को भी चोट लगी है वो सब दर्द से तड़प रहे होते हैं। उनसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती, पर किसी तरह से ये लोग एक रात वहाँ पर काट लेते हैं। अब यहाँ पर जो एक क्रू मेंबर बचा होता है उससे पूछा जाता है कि फ्लेयर गन कहाँ है, ताकि जब इनके लिए कोई मदद आए तो ये फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके उनको अपना लोकेशन बता सकें। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी फ्लेयर गन नहीं है और रेडियो की जो बैटरियां थीं वो प्लेन के ऑयल टैंक में थी, जो हिस्सा प्लेन से टूटकर अलग हो गया था और इन्हें नहीं पता वो हिस्सा कितनी दूर गिरा है। पर इन्हें पूरा विश्वास होता है कि रेस्क्यू टीम जरूर आएगी, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्लेन गायब हो गया है। अब यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है, जिसमें एक औरत की डेड बॉडी भी होती है और कार्लितोस की नजर उस डेड बॉडी पे पड़ती है तो वो उस डेड बॉडी से माफी मांगता है, क्योंकि अगले दिन रात को वो उस पर चिल्लाया था। दरअसल कार्लितोस वही आदमी है जो इस कहानी को सुना रहा है। इनके पास खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है। कुछ चॉकलेट्स होती हैं, कुछ शैंपेन होते हैं और बहुत सारे सिगरेट्स। ये सब डिसाइड करते हैं कि जितना भी खाना है वो सब बांट के खाएंगे, कोई भी किसी से ज्यादा नहीं खाएगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सके। तभी इनको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। इनको लगता है रेस्क्यू टीम आ गई है इन्हें बचाने। लेकिन आसमान में बादल बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ना तो हेलीकॉप्टर में बैठे लोग इन्हें देख सकते हैं और ना ही ये लोग हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं, बस उसकी आवाज सुन सकते हैं। और इन्हें एक और जानलेवा रात वहाँ पर बितानी पड़ती है। अगले दिन सुबह यहाँ पर कई लोग बहुत कैजुअल होते हैं, जैसे उन्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है अगले दिन टीम फिर से उनको जरूर ढूंढने आएगी। अब पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये एक स्टील की शीट रखते हैं, ताकि जब वो इस पर बर्फ रखें तो वो सूरज की गर्मी से पिघल के पानी बन जाए। यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम नेंडो है। वो चोट लगने की वजह से कोमा में चला गया है, लेकिन अब वो होश में आ जाता है और उसे बताया जाता है हमारा प्लेन क्रैश हो गया है और तुम कोमा में चले गए थे। वो कहता है मेरी मॉम कहाँ है? उसकी मॉम अब मर चुकी है। और ये सुनकर नेंडो बहुत दुखी हो जाता है। उसे कहा जाता है पर तुम्हारी बहन सुजाना अभी भी जिंदा है और उसे तुम्हारी जरूरत है। नेंडो उसी हालत में उठ के अपनी बहन के पास चला जाता है और कहता है अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी इनको बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो आसमान में देखते हैं एक प्लेन उन्हीं के ऊपर उड़ रहा है। वो उसे आवाज देते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो प्लेन इनके तरफ से घूम के चला जाता है। अब ये सब समझ गए हैं अगली सुबह रेस्क्यू टीम यहाँ जरूर आएंगे और इन्हें यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। रात को इनके पास जितनी भी चॉकलेट्स होती हैं ये लगभग सब खा लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगली सुबह रेस्क्यू टीम यहाँ आएंगे और इन्हें यहाँ से बचा के ले जाएंगे। सब एंजॉय करते हैं
और अगली सुबह ये सब के सब बाहर आके बैठ जाते हैं। लेकिन शाम हो जाती है और कोई भी हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने नहीं आया। दरअसल वो प्लेन इन्हें देखा ही नहीं था। अब एंटोनियो सबको खाना बांटने के लिए उठाता है और जब वो उस बॉक्स को देखता है जिसमें सारी चॉकलेट्स रखी हुई थी, वो खाली होता है। दरअसल जब ये लोग रात को चॉकलेट खा रहे थे तब एंटोनियो सो रहा था और इसी बात को लेकर एंटोनियो और बाकी सब में लड़ाई हो जाती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब खाना खत्म हो चुका है और अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें प्लेन के उस हिस्से में जाना होगा जो क्रैश के टाइम टूटकर अलग हो गया था, जो बहुत ऊंचाई पे गिरा है, ताकि वो उससे रेडियो की बैटरी ला सके और रेडियो से किसी को कांटेक्ट करके अपना लोकेशन बता सके। और इनमें से 5 लोग उस तरफ निकल पड़ते हैं। सारे भूखे हैं लेकिन इनके पास कोई और चारा नहीं है। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो एक जगह बर्फ धंस जाती है जिसके नीचे बहुत बड़ा खाई है और इनमें से एक उसमें गिर जाता है। लेकिन एक एक करके तीनों उसको पकड़ के कूद जाते हैं और एक ऊपर से किसी तरह से ऊपर खींच लेता है। और अब इनको समझ आ गया है इससे आगे जाना ठीक नहीं है क्योंकि रात होने वाला है और सर्दी में रात बहुत लंबी और दिन छोटे होते हैं। इसलिए ये सब वापस चले आते हैं जहाँ पर सब लोग हैं और वो टूटे हुए प्लेन में एक और रात बिता लेते हैं। और अगले दिन ये रेडियो में सुनते हैं अब सरकार ने इन्हें ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि सरकार को लगता है इनमें से अब कोई नहीं बचा। ये सुन के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उसी रात नेंडो जो कोमा में था, उसकी बहन सुजेन जो बहुत ज्यादा जख्मी थी, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन नेंडो कहता है आज पूरी रात मैं अपनी बहन को गले लगाकर रहूंगा और कल सुबह हम इसे दफना देंगे। नेंडो ने अपनी मॉम और अपनी बहन को खो दिया और वो पूरी तरह से टूट चुका है और अब 9 दिन बीत चुके हैं। बाकी लोग भी टूटना शुरू कर देते हैं। सबके दिल से उम्मीद खत्म हो रहा है। नेंडो कहता है बाहर जो डेड बॉडीज हैं हमें उसे खाना चाहिए, हमें एनर्जी की जरूरत है और हमारी खोज बंद कर दी गई है। हमें पता नहीं हमें कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। पर नेंडो की बात से कोई भी सहमत नहीं होता। पर अगले दिन जब ये सब एक साथ बैठे होते हैं तो इनमें से एक जिसका नाम रॉबर्ट केनेसा है वो कहता है वादा करो अगर मैं मर गया तो तुम मुझे खा लोगे ताकि तुम्हारी जिंदगी बच सके। अगर नहीं खाए तो मैं रात को भूत बन के आऊंगा और सबको मार दूंगा। सब लोग हंसते हैं लेकिन एक एक करके सभी लोग ये बात बोलने लगते हैं ताकि कोई भी मर जाए तो जो जिंदा लोग हैं वो उनकी बॉडी को खा के जिंदा रह सके। और अगली सुबह 10 दिनों से भूखे हैं और ये जानते हैं अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो इन सब की मौत हो जाएगी। और खाना उनके सामने पड़ी है। यहाँ पर कई सारे डेड बॉडीज होते हैं पर ये इन्हें नहीं खाना चाहते। ये कहते हैं अगर हम इन्हें खाएंगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। पर केनिसा आगे जाता है और डेड बॉडी से छोटा सा मांस का टुकड़ा तोड़ के खा लेता है। और अब बाकी सब भी यही करते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी ये नहीं करना चाहता पर ये इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें ये करना पड़ेगा। इन सबको बहुत दुख होता है क्योंकि एक इंसान होकर एक इंसान को खाना पड़ रहा है। इनमें से सबसे ज्यादा दुख नेंडो को होता है। वो अंदर आके रोता है क्योंकि इनमें से 2 बॉडीज उसकी माँ और बहन की थी। पर उसे पता है अगर ऐसा नहीं किया तो वो भी नहीं बच पाएंगे। और अब इन सबको एनर्जी मिल चुका है। ये बहुत दिनों बाद कुछ खाए हैं और ये लोग तय करते हैं वो फिर से उस प्लेन के टूटे हुए हिस्से में जाएंगे। और ये लोग प्लेन के टूटे हुए हिस्से की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। और पूरे एक दिन के सफर के बाद रात को ये 3 लोग जो बैटरी लेने गए हैं वो एक जगह बैठ के सोने की कोशिश करते हैं। और जब सुबह होती है तो इनमें से एक बोलते हैं क्या हम अभी भी जिंदा हैं? ठंड बहुत ज्यादा होता है और इनके पूरे शरीर में बर्फ भर चुका होता है। अब ये आगे का सफर शुरू कर देते हैं और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर प्लेन का टेल टूटने के बाद काफी सामान गिरे थे। वहां पर कई सारे डेड बॉडीज भी होती हैं मगर इन्हें वहां पर कुछ चॉकलेट्स भी मिलता है जिससे ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये अब आगे का सफर तय नहीं करते क्योंकि अगर रात को इन्हें यहाँ रुकना पड़ा तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए ये सब वापस चले आते हैं और अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये कहते हैं हमें फिर से प्लेन की टेल में जाना पड़ेगा और इस बार जो जाएगा वो ज्यादा गर्म कपड़े पहनेगा और अपने साथ कुछ खाना भी ले जाएगा। जहाँ पर ये लोग रहते होते हैं उस प्लेन के टुकड़े में वो वहाँ पर अपनी बची कुची सामान से आग जलाते हैं और उसमें ये लोग अपने डॉलर भी जला देते हैं क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया है ये जिस दुनिया में अभी हैं वहाँ पर पैसों की कोई कीमत नहीं है। और रात को सब लोग सो जाते हैं और तभी इनको लगता है इनकी तरफ कोई आ रहा है। दरअसल ऊपर पहाड़ की चोटी में स्नो स्लाइड हुआ है और बर्फ इनकी तरफ एक चट्टान की तरह आ रहा है और वो इनके प्लेन के टुकड़े से टकरा जाती है और अंदर बहुत सारा बर्फ घुस जाती है। कई लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर वो बाहर नहीं निकल सकते। बाहर तूफान चल रहा है और इनका प्लेन पूरे तरीके से बर्फ के नीचे दफन हो जाता है और कई दिनों तक तूफान चलता है। और जब तूफान पूरी तरीके से रुक जाता है तो कुछ लोग बहुत मुश्किल से बर्फ को चीर के बाहर आते हैं और देखते हैं कार्लिटोस बाहर पहले से बैठा होता है। वो कहता है देखो आज कई दिनों बाद सूरज निकला है, ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं, हम बच जाएंगे। हालांकि इस तूफान में और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बाकी बचे हुए लोग बाहर आ जाते हैं और प्लेन के चारों तरफ से बर्फ हटा देते हैं। अब इन्हें यहाँ पर 50 दिन हो गए हैं और अब सर्दियों का मौसम भी कम हो गया है, मतलब दिन लंबी और रात छोटी होंगी। और ये लोग फिर से तय करते हैं प्लेन के टेल जो टूटा हुआ हिस्सा है उसे ढूंढने के लिए जाएंगे क्योंकि इन्हें किसी भी हालत में वो बैटरी चाहिए। अब ये लोग एक टीम तैयार करते हैं और उन्हें कुछ खाना भी देते हैं और इस बार इनका प्लान होता है
अगर इन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा नहीं मिला तो ये वापस नहीं आएंगे, ये आगे चले जाएंगे और इस पहाड़ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। अब 3 लोग इस सफर में निकल जाते हैं और कुछ देर के सफर के बाद इन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं और चॉकलेट्स भी होते हैं। और ये देख के ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और इन्हें यहाँ पर बैटरी भी मिल जाती है, लेकिन वो बैटरी बहुत बड़ा और भारी होता है। ये इसे यहाँ से वापस नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए उस आदमी को जो वायर जोड़कर रेडियो ऑन कर सकता है उसे यहाँ पर लाते हैं, क्योंकि प्लेन का दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है, वो बस 3 घंटे की दूरी पर होता है। पर बहुत कोशिश के बाद भी रेडियो ऑन नहीं होता है और नैंडो कहता है हमें इस पहाड़ी से निकलने की कोशिश करना चाहिए, पर उसकी बात कोई नहीं मानता है और ये लोग वापस चले आते हैं। हालांकि इन्हें वापस आने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तूफान शुरू हो चुका होता है। अब यहाँ पर पूरे 61 दिन हो चुके हैं। नैंडो कहता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और नैंडो के 2 साथी यानी एंटोनियो और केनिसा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये निकल रहे होते हैं तो उनके पास कार्लिटोस आता। कार्लिटोस वही है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है और वो कहता है कल रात मैंने सपना देखा था, तुम लोग हरे हरे जमीन पर पहुंच गए हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। और ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और 2 दिनों का खतरनाक सफर तय करने के बाद ये लोग एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। और ये जब उस चोटी से देखते हैं तो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ के अलावा कुछ नहीं होता है और केनिसा वहां पर लेट जाता है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। वो कहता है अब हम नहीं बचेंगे और नैंडो कहता है मुझे उन 2 पहाड़ों के बीच बर्फ नहीं दिख रहा है, जरूर वहां पर हरी जमीन होगी। केनिसा कहता है वो जगह यहाँ से लगभग 50 मील दूर है और वहां तक जाते जाते हम मर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ पर 50 मील चलना बहुत मुश्किल है। और जब ये लोग पहले से थके हुए हैं, पर नैंडो हार नहीं मानता। वो कहता है हमने 70 दिनों से हार नहीं मानी और हमें अभी भी आगे बढ़ना चाहिए। ये सिचुएशन हमारे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और हम जब इस चुनौती को पार कर लेंगे तो सालों बाद हमें खुद पर गर्व होगा। वो कहता है हम एंटोनियो को वापस भेज देते हैं, इससे हमारे पास राशन ज्यादा होगा। और वो एंटोनियो को वापस भेज देते हैं और अब ये दोनों इस जानलेवा सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें पता है इसमें इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते। और 12 दिनों का खतरनाक सफर के बाद ये लोग इन बर्फीली पहाड़ से निकल जाते हैं और इनके सामने एक हरियाली सुंदर घाटी होती है जहाँ पर नदी है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लोग भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो सभी लोग जो फंसे हुए हैं वो अब हिम्मत हार चुके हैं, इनके पास अब खाना नहीं, इनके शरीर में ताकत नहीं है। और जब सबके सब उम्मीद खो चुके हैं तभी इनको बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं ये आर्मी की हेलीकॉप्टर है जो उनकी मदद के लिए आ गए हैं, जिसमें नैंडो और उसका दोस्त बैठा होता है और ये सब खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं। अब इनको पता चल गया है अब इनकी जान बच चुकी है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कार्लिटोस ये कहानी सुना रहा है। वो कहता है हमारी टीम वहाँ पर वापस गई और जितने भी डेड बॉडीज थे उनको दफनाया और उनकी याद में हमने वहाँ पर क्रॉस भी लगाया। और लास्ट में हमें बताया जाता है 1972 की इस सच्ची घटना में 29 लोगों की मौत हो गई और सिर्फ 16 लोग बच पाए और इस किस्से को कभी भी कोई भुला नहीं पाया। इस कहानी से हमें पता चलता है जिंदगी में हम वक्त को कंट्रोल नहीं कर सकते, कब किसका वक्त बदल जाए वो हमारे हाथ में नहीं है, पर एक चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हिम्मत। अगर नैंडो हिम्मत हार चुका होता तो ये सारे लोग यहाँ पर मर जाते। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग ने नहीं, उसकी बल्कि उन लोगों की भी जान बचाई जो लोग बचे थे। हालांकि नैंडो ने इस दुर्घटना में अपनी मॉम और सिस्टर को खो दिया, पर वो इसको उसकी कमजोरी बनने नहीं दिया और उसी हिम्मत से उसने इन सबको बचा लिया। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। हर कहानी कुछ कहना चाहती है। उम्मीद है ये कहानी आपसे बात कर गई।